मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके प्लीज देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहला देखा नहीं तो दूसरा कैसे समझ में आएगा। लेकिन पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि जो कि न्यू बच्चे हैं उनको भी ये चीज समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पहले चैप्टर में बात किया था कि सपोज ये है मेसोपोटामिया और यहाँ पे दजला और फरात नदी ऐसे बहती है। ठीक है, अब हुआ यूं कि इसका मैं भौगोलिक बनावट आपको बताया था। इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, यही चीज कहते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था उस दिन कि जो उत्तर का साइड है यानी कि नॉर्थ वाला जो साइड है ये पठार वाला साइड है। क्या है? एक तरीके से पठार। पठार समझते हो कि इसमें एक तरीके से स्टेपी घास के मैदान थे, यहाँ पे खेती अच्छी नहीं होती थी लेकिन पशुपालन बहुत बढ़िया से होता था। अगर नीचे की बात करूँ तो नीचे खेती होती थी, बहुत ही अच्छी खेती होती थी। इस साइड की बात करूँ तो रेगिस्तानी इलाका था, मरुस्थल इलाका था। और आगे की बात करूँ तो ये था अपना पहाड़ी इलाका था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उपजाऊ जो भूमि थी वो थी दक्षिण में। ठीक है, और उत्तर वाला जो चीज था वहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छा होता था। और आगे की अगर मैं बात करूँ तो ये थे अपना पहाड़ टाइप में जो एरिया था वो था, और पीछे था रेगिस्तानी इलाका था। तो इस तरीके से चीजें थी। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर और राजा। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये हमारा अगला जो टॉपिक है। तो दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण में अगर देखा जाए, मंदिरों के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व से बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया था। यानी कि वहां पे बस्ती कब बसाई जाने लगी थी? 5000 ईसा पूर्व। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि अगर मैं यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व लिखा हूं तो किसी को दिक्कत है क्या? आए, देखिए, अगर इस चीज में दिक्कत हो कि ईसवी पूर्व मतलब ईसा पूर्व, ईसवी, सदी, शताब्दी क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर पहले आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि ईसा पूर्व और सदी, शताब्दी, दसवीं इसको क्या कहते हैं, है ना। क्योंकि जिन बच्चों को समझ में आता है वो तो बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये लिखा है कि 5000 ईसा पूर्व, तो आज से कुल कितने टाइम पहले की बात हो रही है, ये आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए, आज का आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये 5000 ईसा पूर्व लिखा है, 5000 ईसा पूर्व लिखा है, तो आप बताइए कि आज से कुल कितने टाइम पहले की बात हो रही है, कुल कितने हजार साल पहले की बात हो रही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछिएगा कि सर ईसा पूर्व बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, इन बस्तियों में से कुछ ने पुराने शहरों का रूप ले लिया। अब देखिए क्या है, धीरे धीरे ये जो बस्तियां थी धीरे धीरे बसने स्टार्ट हो गई। ठीक है, आगे क्या होगा? मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल हुआ करते थे, रहने का स्थल हुआ करते थे। आगे, और वहां पे कौन से देवी देवता की पूजा होती थी? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। तो ये वहां पे उर नाम के जो देवता थे, जो कि चंद्र इनको कहा जाता था, और इनके साथ साथ एक इन्नान नाम की देवी थी, इनको कहा जाता था, जो कि प्रेम और युद्ध की देवी हुआ करती थी। यानी कि उर नाम के देवता हुआ करते थे और इन्नान नाम की देवी हुआ करती थी, जो कि प्रेम और युद्ध की देवी हुआ करती थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, यहाँ पे जो मंदिर बनाए जाते थे ईंटों से बनाए जाते थे। और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे और बड़े विस्तृत होते चले गए, बड़े होते चले गए, क्योंकि इनके खुले आंगनों के चारों तरफ अनेक कमरे बने होते थे और मंदिर देवताओं का घर ही होता था। एक तरीके से देखा जाए तो पहले के जो मंदिर बना हुआ करता था, बीच में मतलब आप देखिएगा तो चारों साइड से क्या होगा, छोटे छोटे रूम बना दिए जाते हैं और उसमें भी देवी देवता के मूर्ति बना दी जाती है, और जिसकी वजह से जो मंदिर है वो भव्य दिखाई देता है, यानी कि बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे और साथ ही साथ ये बड़े होते चले गए। और इसके चारों ओर अगर देखा जाए तो कमरे बने हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है मंदिर देवताओं का घर ही हुआ करता था। मंदिर पूजा का केंद्र बिंदु भी हुआ करता था, जहाँ पे सब आते थे, पूजा पाठ करके चले जाते थे। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। जैसे आज के टाइम पे हम जाते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद में कुछ भी हो सकता है, जैसे लड्डू हो गया, कुछ और मिठाई हो गया, फूल हो गया, बहुत सारी चीजें हम चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग अन्न चढ़ाते थे, दही चढ़ाते थे, और साथ ही साथ मछली भी चढ़ाया करते थे। ठीक है, आराध्य देव
सैद्धांतिक रूप से खेतों और मत्स्य क्षेत्रों तथा स्थानीय लोगों के पशुधन का मालिक माना जाता था। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ना दो देवी देवता होते हैं। कैसे एक तो ये होते हैं जो हम देखते हैं मंदिरों में देवी देवता होते हैं, और सबके घर में एक जो कुल देवी होती हैं, या फिर आप ये देख लो कि जैसे घर में देवी देवता होते हैं ना, खेत के देवी देवता होते हैं, तो कुछ ऐसे भी देवी देवता होते हैं। एक तो हो गए जिनकी हम पूजा करते हैं, राम जी, श्याम, मतलब शंकर जी की बात हो रही है, इसके अलावा कृष्ण जी की बात हो रही है, तो इनकी बात हो रही है। और एक जो है जो क्षेत्रों के देवी देवता माने जाते हैं, जैसे हमारे गांव के देवी देवता या खेतों के देवी देवता, तो वो होते हैं। दो टाइप्स के मैंने बता दिया। तो ऐसे ही जो आराध्य देव होते थे वो खेतों के देव होते थे, मत्स्य देव होते थे, यानी कि मछलियों के देवी देवता होते थे, और साथ ही साथ लोगों के पशुधन के मालिक भी हुआ करते थे, यानी कि उन सब के जो देवता हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भूमि प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बाद भी कृषि में कई बार संकट क्यों आ जाते थे। अभी हमने बात किया कि दजला फरात नाम की नदी थी, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी खेती होती थी, क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ बहुत ही उर्वरक मिट्टी लाती थी। साथ ही साथ मिट्टी लाने की वजह से वहाँ पे खेती बहुत अच्छी प्रकार से हो जाती थी। लेकिन फिर भी ये संकट क्यों पैदा हो जाता था कृषि में, तो इसका एक ही रीजन है। अभी हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी साल तो काफी अधिक जल बह आता था और फसलें डूब जाती थी। तो पहला रीजन क्या समझ में आया कि वहां पे कई बार ऐसा होता था, बारिश इतनी हो जाती थी कि नदी का जो जल है वो लहरों का रूप धारण कर लेता था, और जिसकी वजह से हमारी फसलें डूब जाती थी। दूसरी चीज, कभी कभी ये धाराएं अपना मार्ग बदल लेती थी, यानी कि रास्ता बदल लेती थी, और जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता था। तो कभी कभी फसल डूब जाता था, कभी काल सूखा पड़ जाता था, जिसकी वजह से संकट पैदा हो जाता था। आगे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर दोबारा स्थापित किए जाते थे। जैसे आपने देखा कि फरात नदी का अगर जल बहाव तेज से है तो गांव सब खाली करके चले जाते थे, और उसके बाद जब नदियां सूख जाती थी, यानी कि अपने नॉर्मल उस पे आ जाती थी, तो दोबारा से गांव को बचा लिया जाता था। आगे, इन प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त अनेक बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी, यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई समस्याएं भी खड़ी आ जाती थी। जैसे जो लोग इन धाराओं के ऊपरी क्षेत्रों में रहते थे, यानी कि ऊपर रहते थे। अभी हमने क्या बात किया है, याद करो, स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो ऊपर का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तर साइड का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे खेती तो होती नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता था, यहाँ से जो लहरें आती थी ना, तो अब मान लो ऊपर के जो खेत हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे मान लो ये लहर आ रही है, ठीक है, ये नदी आ रही है, तो अब ऊपर खेती चल रही है, एक नीचे खेती चल रही है। तो ये जो ऊपर वाले बंदे थे, ये क्या करते थे, यहीं से नहर बना लेते थे अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए। तो ये पूरा मोड़ लेते थे, और जिसकी वजह से वो अपना सिंचाई कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती थी कि ये अगर इन्होंने अपने इधर मोड़ लिया तो नीचे पानी नहीं मिल पाता था, अब जिसकी वजह से नीचे सूखा पड़ जाता था। तो ऐसी दिक्कतें भी देखने को मिलती थी। तो ये लिखा है कि इन प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त अनेक बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी, जो कि लोग इन धाराओं के ऊपरी क्षेत्र में रहते थे, वह अपने पास जल धारा से इतना अधिक जल अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की तरफ बसे हुए गांव को पानी ही नहीं मिल पाता था। मैंने बताया ना, ऊपर खेतों में वो इतना जल वो ले लेते थे, जिसकी वजह से नीचे पानी ही नहीं जा पाता था। आगे, अतः मेसोपोटामिया के तत्कालीन गांवों में जमीन और जल के लिए अनेक बार झगड़े भी हुए। जाहिर सी बात है, झगड़ा होगा ही होगा। अब किसी इलाके में ज्यादा लड़ाई होती थी, और किसी समुदाय का मुखिया अगर लड़ाई जीत जाता था, तो वे अपने साथियों तथा अपने लोगों को लूट का माल बांटकर प्रसन्न कर देता था। अभी कभी काल ऐसा भी हो जाता था कि मान लो कि दो समुदायों में लड़ाई हो गई, ठीक है, दो समुदायों में लड़ाई हो गई, या दो मुखियाओं में लड़ाई हो गई, तो उस टाइम पे जो भी मुखिया हारता था उसका जितना भी सामान वगैरह हुआ करता था, जीतने वाला ले लेता था। और इसके साथ होता था ये कि जो हार जाता था उसको वो दास बना लेते थे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, पराजित हुए समूह में से लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाते थे। यानी कि जो जीतता था
वो हारने वाले को अपने साथ लेके चले जाते थे और साथ ही साथ उनको चौकीदार बना देते थे या फिर नौकर बनाकर अपने पास रख लेते थे। आगे समझते हैं, जैसे आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हो, ये है व्यक्ति, ये देखिए पूरा ऐसे ऐसे हाथ बना हुआ है, ये पैर है इसका, और ये देखिए तीर धनुष ले रखा है, तो ये है व्यक्ति, और ये व्यक्ति किसी पे मतलब तीर चला रहा है। तो ऐसी कुछ ऐसे पत्थरों पे बनी हुई चीजें हमें मिली हैं, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे इस तरीके से लड़ाई किया करते थे। साथ ही साथ इस इमेज में देख सकते हो आप कैसे रस्सी बांध दिया गया, इधर रस्सी बांध दिया गया, ये इससे माफी मांग रहा है, ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरीके से मुहर है, ठीक है, इस पे जो प्रिंट किया गया होता है उसको ऐसे घुमा दिया जाता है ताकि यहाँ पे ये प्रिंट हो पाए। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि मेसोपोटामिया से चीजें मिली हुई है। आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे शहरों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे उर और मारी शहरों के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे, जिसकी वजह से अगर मान लो कि पेपर में पूछ भी लिया जाता है तो आपको पूरा श्योर रहे कि हाँ भाई पूरे में पूरे नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा है कि जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, यानी कि उरुक जो था उस टाइम के सबसे पुराने मंदिर और नगरों में से एक था। हमें मतलब वहां से हमें सशस्त्र बहादुरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। तो यानी कि उनसे प्रताड़ित किए गए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं, जो कि हम पीछे ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 3000 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे देहात उजड़ गए। अब उरुक नगर का जब स्थापना किया गया तो जाहिर सी बात है 250 हेक्टेयर में जब स्थापना किया जाएगा तो आसपास के जो छोटे छोटे जो देहात हुआ करते थे उनको तो उजाड़ना ही पड़ेगा आगे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो जनसंख्या थी उनको विस्थापित होना पड़ा, यानी कि दूर जाना पड़ा। और उनका यह विस्तार शताब्दियों पश्चात फले फूले मेसोपोटामिया नगर से दुगना हो गया था। यानी कि उरुक नगर इतना विस्तृत हो गया था कि वो मोहनजोदड़ो जो थे, मोहनजोदड़ो जो नगर है उससे भी बड़ा हो गया था। अब आप कहोगे सर ये मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में आपको बता दूं पाकिस्तान में 2 जगह है, एक है यहाँ पे हड़प्पा और नीचे बात करोगे तो मोहनजोदड़ो। और ये किस साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये देखिए इस साइड की बात हो रही है। जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे करके बनता है ना, तो ये गुजरात और राजस्थान के साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये उरुक इतना विस्तृत हो चुका था कि ये मोहनजोदड़ो से भी 2 गुना विस्तृत हो चुका था। आगे देखिए क्या लिखा है। यह भी उल्लेखनीय बात है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उनके चारों तरफ बहुत पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। अब आप ये कहोगे सर प्राचीर क्या होता है, तो प्राचीर का मतलब होता है जैसे किलाबंदी कर देना, साइड साइड से ईंटों की दीवार चला देना, तो ये प्राचीर में आता है। तो यानी कि उरुक नगर अगर बात किया जाए तो 250 हेक्टेयर भूमि पे फैला भी हुआ था और साथ ही साथ इसको आसपास से घेर दिया गया था, जिसकी वजह से इस पर अटैक ना हो पाए। आगे समझ लेते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिरों का काम किस प्रकार से होता था, यानी कि किस हिसाब से मंदिरों का काम होता था। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि मंदिर जो थे वो बड़े बनाए जाते थे, और बड़े बनाए जाते थे इस वजह से इसमें काम बहुत लंबा चलता था, और काम लंबा चलने के साथ साथ इसमें मजदूर भी जो थे ना वो भी काफी मात्रा में लगे हुए थे। अभी हम नीचे समझते हैं कि युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को मंदिरों का कार्य करवाना अनिवार्य रूप से कराना पड़ता था, और काम कराने के बदले उनको अनाज दिया जाता था। यानी कि जो लोग जिससे कामों कराया करते थे उनको क्या देते थे, अनाज। इसके लिए राशन सूचियां बना दी जाती थी, और साथ ही साथ उनको राशन सूचियां बना दी जाती थी ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पे काम करे उनको वो राशन दे पाए। उन सूचियों के अनुसार ही अनाज आदि दिया जाता था। मंदिरों का काम काफी समय तक चलता था, जैसे एक मंदिर के निर्माण में कितने आदमी लगे थे, एक मतलब 1,500 बोल सकते हैं, यानी कि 1500 आदमी लगे थे। और कितने टाइम के लिए लगे थे, 5 साल के लिए लगे थे, और प्रतिदिन वो 10 घंटे काम किया करते थे। यानी कि 1500 आदमी 5 साल काम किए, वो भी 10 घंटे के उस पे। ठीक है, शासकों के आदेश के अनुसार साधारण लोग मंदिर निर्माण के विभिन्न कार्य जैसे धातु, खनिज लाना, ईंट तैयार करना इत्यादि काम करते थे। यानी कि जो भी मजदूर थे वो सारा ये काम किया करते थे। आगे सैकड़ों लोग मिट्टी के शंकु बनाते थे और उसे पकाने का काम करते थे। शंकु विभिन्न रंगों से तैयार किया जाता था, यानी कि मिट्टी का जो शंकु बनाया जाता था
और वो भी विभिन्न रंगों का बनाया जाता था, ताकि जब भी मंदिर तैयार हो तो उसके साइड साइड में डिजाइन किया जा सके। आगे समझते हैं। अब मेसोपोटामिया की थोड़ी शहरी जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का वर्णन निम्नलिखित है। कैसे है, तो उच्च और संभ्रांत लोग, उच्च का मतलब होता है बड़े लोग, संभ्रांत का मतलब होता है वही अमीर लोग। तो देखिए क्या लिखा है, उच्च या संभ्रांत वर्ग धन दौलत का अधिकांश भाग समाज के छोटे वर्ग उच्च वर्गों के पास हुआ करता था। और ये जाहिर सी बात आप देखते हो कि जो समाज में अमीर होंगे उनकी संख्या कम होती है और वही उच्च वर्ग में आते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एकल परिवार हुआ करता था। अब एकल परिवार क्या है, ये देखिए एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो एकल परिवार आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार साधारणतः अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता परिवार का मुखिया होता था, और अर्थात वहां पे जो सिस्टम चला करता था वो चलता था पितृ प्रधान। ठीक है, यानी कि वहां पे पिता ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था और उसी की बातों को सभी मानते थे। आगे समझते हैं विवाह की प्रक्रिया वहां पे कैसे होती थी। तो विवाह की घोषणा के बाद वधू के माता पिता सहमति देते थे, यानी कि विवाह होने के बाद जबकि विवाह की घोषणा हो जाती थी उस टाइम पे माता पिता सहमति देते थे। वर पक्ष वधु द्वारा को उपहार दिया जाता था, यानी कि मतलब जो वर पक्ष होते थे उनको वधु के द्वारा उपहार दिया जाता था। यानी कि जैसे दहेज सिस्टम समझते हो ना, कि वधु को जब लाते हैं शादी करके तो उस टाइम पे वधु के जो माता पिता हैं वो भी उपहार देते हैं। आगे समझते हैं। विवाह के पश्चात वधु को पिता द्वारा अपना उत्तराधिकार का हिस्सा दे दिया जाता था। यानी कि अब होता यूं था कि मान लो कि किसी की शादी हुई और वो वधु को अपने घर लेके आया, तो मान लो अगर वो बड़ी बहू है तो जाहिर सी बात है कि जितना बड़े बेटे का अधिकार है उतना बहू का भी अधिकारी होगा पिता की संपत्ति पे। आगे घर, पशुधन आदि पुत्रों को ही मिलता था। तो ये सारा चीज पुत्रों को ही मिलता था। आगे समझते हैं नगर व्यवस्था। तो नगर व्यवस्था में अगर मैं बात करूं तो उर नगर की जब खुदाई हुई थी, अभी हमने बात किया उरुक की, अब हम बात करते हैं उर की। तो नगर व्यवस्था में अगर हम देखें तो उर नगर की जब खुदाई हुई थी, और खुदाई कब हुई थी 1930 में जब हुई थी, तो उससे बहुत सारी जानकारियां मिली। कौन कौन से जानकारी मिली उस चीज को समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि गलियां टेढ़ी मेढ़ी तथा तंग और छोटी थी। टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थी। तंग का मतलब होता है जिससे परेशान हो जाए व्यक्ति, ठीक है, और छोटी का मतलब तो छोटी समझते ही हो, ठीक है। आगे उसमें नगर नियोजन का अभाव था। नगर नियोजन का अभाव का मतलब ये होता है कि उसमें जो नगर वो था, नगर बसाए गए थे वो प्रॉपर ढंग से नहीं बसाए गए थे। इसी वजह से तो जो वहाँ पे गलियां थी इसी वजह से तंग थी, क्योंकि अगर प्रॉपर ढंग से बसाए हुए होते तो जो रोड होता, जो सड़कें होती वो बहुत ही अच्छे ढंग से होती। आगे, क्योंकि घरों के भूखंडों का आकार एक जैसा नहीं था, जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं था। यानी कि वहाँ पे उचित प्रबंध भी नहीं था और भूखंडों का जो आकार था वो एक जैसे नहीं था। कोई घर इतना बड़े बनाया गया तो कोई घर बहुत बड़ा बनाया गया, इस तरीके से चीजें थी, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखोगे तो एक निश्चित तौर पे देखा जाता है कि 100 गज, 50 गज, 25 गज इस तरीके की चीजें चलती हैं। आगे समझते हैं। चौथा, घर की छत के पानी की निकासी आंगन में होती थी। यानी कि अगर देखा जाए घर बनता है तो बीच में आंगन जब बनता है तो आंगन में पहले इस तरीके से छत लगता था, तो इसका जो निकासी होता था ना वो आंगन में होता था, ताकि अगर बारिश हो तो पानी पूरा आंगन में आए। बाहर गिरेगा तो रोड पे कीचड़ होगा, अंदर गिरेगा तो पानी इसके रास्ते नालियों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए लिखा है घर की छत के पानी की निकासी आंगन में होती थी, ताकि भारी वर्षा से बाहर की कच्ची गलियां कीचड़ से न भर पाए। इसके अलावा घर के बाहर की ओर खिड़कियां नहीं होती थी। रोशनी के लिए कमरों के दरवाजे आंगन में खुलते थे, ताकि घर की गोपनीयता बनी रहे। आगे, गोपनीयता का मतलब ये हुआ, अगर मान लो घर के बाहर खिड़की है और खिड़की रहेगा तो जाहिर सी बात है लोग झांकने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से घर की गोपनीयता बेकार हो जाएगी। इसी वजह से जो खिड़की बनाई जाती थी वो भी आंगन के साइड बनाई जाती थी। आगे, लोग अंधविश्वासी थे। जाहिर सी बात अंधविश्वासी तो पहले के टाइम पे तो थे ही, और इसके अलावा शगुन अपशगुन भी माना करते थे। शकुन और अपशकुन भी माना करते थे। जैसे बोलते नहीं है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शुभ मानते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी अपशगुन हो गया, अब अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो कई सगुन अपशगुन संबंधी बातों का उल्लेख टिप्पणियों
पट्टिकाओं पर लिखित प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पट्टिकाओं पर भी मिली हुई है। आगे, लोग कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाते थे, जो मर जाते थे उनको कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। कुछ लोग घरों में फर्शों के नीचे भी दफना देते थे, कुछ ऐसे थे जो घर के नीचे भी दफना देते थे। आगे, अब हम बात करते हैं उर नगर की व्यवस्था। तो नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था, जैसे कि हमने पीछे ही बात कर लिया है। गलियां टेढ़ी मेढ़ी छोटी हुआ करती थी, और जिसकी वजह से यहाँ पे पहिया वाली जो गाड़ी होती थी वो घर तक नहीं पहुंच पाती थी। जल निकासी घरों के भीतर आंगन में होती थी, यानी कि जल निकासी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, घर के अंदर हुआ करती थी ताकि बाहर गलियों में कीचड़ न हो। घरों के दरवाजे आंगन में खुलते थे ताकि परिवार की गोपनीयता बनी रहे। आगे, घर के निर्माण के विषय में कई अंधविश्वास भी हुआ करता था, जैसे घर की जो दहलीज होती है, दहलीज समझते हो ना, वो ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, जिसकी वजह से धन दौलत आती है। जैसे आप बहुत सारे सीरियल में भी देखते हो कि आदेश दिया जाता है कि आप दहलीज पार मत करो, है ना, आपको दहलीज पार नहीं करना है, या फिर आप अंदर नहीं आ सकते, दहलीज के अंदर नहीं आ सकते। तो दहलीज का मतलब होता है जो बड़ा गेट होता है ना, उसके जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको दहलीज कहते हैं। तो पहले के टाइम पे जो घर बनाए जाते थे उसका जो गेट था उसको ऊंचा कर दिया जाता था ताकि जो लोग आए झुक के आए, और जिसकी वजह से धन दौलत घर में आता है। आगे, नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था और जहाँ पे समाधियां भी बना दी जाती थी। आगे समझ लेते हैं मारी व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। मारी नगर व्यापार के आधार पर समृद्धशाली शहरी केंद्र का उदाहरण है। यानी कि अगर मैं बात करूं मारी नगर की, तो एक तरीके से समृद्ध है, यानी कि मतलब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक तरीके से अमीर बोल सकते हो, समृद्ध यानी कि हर चीज से संपन्न है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से लकड़ी, तांबा आदि नावों के द्वारा फरात नदी के द्वारा दक्षिण तुर्की, सीरिया, बेबलान इत्यादि जगहों पे ले जाया जाता था। यानी कि मारी नगर एक ऐसा नगर था जहाँ पे ये सारी चीजें होती थी, जिसकी वजह से वो फरात नदी के द्वारा बहुत सारे देशों में सप्लाई किया करता था। आगे, सामान ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। अब मान लो मारी एक ऐसी जगह पे स्थापित था जहाँ पे नदियां बहती थी, तो अब ये क्या होता था, जो भी नाव वगैरह जाती थी ना वो मारी से होकर गुजरती थी, क्योंकि एक तरीके से आप समझ लो बंदरगाह मारी में था। तो अब जो वहाँ पे वो जो भी चीज रुकता था, अब वहां से वो क्या करते थे, जांच करते थे, और जांच करने के बाद वहां से वो पैसा लेते थे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा कि मारी के अधिकारी लदे माल की जांच किया करते थे, और माल की कीमत का जो 10% जो हिस्सा हुआ करता था वो मारी के जो शासक हुआ करते थे वो उनसे वसूल कर लिया करते थे। इस प्रकार मारी नगर व्यापार और समृद्धि के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। आगे, मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवारों के निवास स्थान के साथ प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप में कीमती धातुओं के आभूषण के निर्माण का प्रमुख केंद्र भी बन चुका था। दैनिक सूचियों के अनुसार राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किया जाता था। यानी कि ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ के जो राजा थे उनको जब खाना परोसा जाता था, भोजन जब दिया जाता था, उस टाइम पे हर एक चीज हुआ करता था जिसकी वजह से वो जो भी मन करे उनका वो खा सकते थे। जैसे आटा, मतलब आटे की जो रोटी होगी, वो मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर इत्यादि चीजें, हर चीज दिया जाता था ताकि जो राजा है वो अच्छे से खा पाए। आगे, मेसोपोटामिया की लेखन कला की बात कर लेते हैं। लेखन कला, तो लेखन कला में देखिए, मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी जो देन है वो है काल गणना और गणित की परंपरा है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर और नहीं है और है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन करना। जैसे एक तरीके से आप देखते हो ना कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। इसके अलावा एक महीने में 30 दिन होते हैं, और इसके अलावा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये सारी की सारी चीजें है ना, ये मेसोपोटामिया वालों ने बताई है। तो यही सारी चीज लिखा हुआ है। आगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति का पूरा हिसाब किताब भी मेसोपोटामिया वाले रख लेते थे, और ये सारी चीजें उपलब्धियां हैं
मेसोपोटामिया की, जिसकी वजह से हम पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेखन कला का विकास हो चुका था और लिखी हुई चीज़ों को तो हम पढ़ ही लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और ये देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा होते थे। अब देखिए, खानाबदोश आप समझिएगा, खानाबदोश यानी कि खाने की तलाश में इधर उधर जो घूमते थे, और ये पशुचारक थे यानी कि पशुओं को चराया करते थे, और देखते ही देखते वो क्या करते थे, शहरों पे अटैक कर देते थे, और अटैक करने के बाद वहां से लूट मार करके लेके चले जाते थे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये क्यों कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा होते थे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो खानाबदोश थे, खानाबदोश आक्रमण कर देते थे किसके ऊपर, शहरों के ऊपर, ठीक है। तो आप कहोगे तो ये खानाबदोश बहुत ही बेकार लोग हुआ करते थे जो कि शहरों पे आक्रमण कर देते थे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो खानाबदोश थे बेशक ये आक्रमण कर देते थे, लेकिन ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है ये खानाबदोश आक्रमण तो करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, मतलब एक तरीके से साल में 2 या 3 बार कर दिया तो कर दिया, इसके अलावा वो नहीं करते थे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको खतरा ज्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि अगर जो चीज हर महीने होता, हर 15 दिन में होता, उसको आप खतरा मानते ना। अब साल में एक आध बार हो गया तो हो गया, तो उसको आप खतरा नहीं मानोगे। तो यही चीज लिखा हुआ है कि यह कहना कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, उचित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, अभी हम बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, उनकी गतिविधियों पर संदेह होता है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जाती है। यानी कि ये जो पशुचारक होते थे, इन पे लोग संदेह कर लेते थे कि कहीं ये हमले की योजना तो नहीं बनाते हैं। आगे, साधारणतः खानाबदोश पशुचारक किसानों के गांवों पर हमला करके उनका माल लूट लेते थे। वह खेतों में पानी मतलब खेतों में भेड़ बकरी ले जाते थे और पक्की हुई फसलें खराब कर देते थे। आगे, कई बार गांव के लोग भी उनका रास्ता रोक लेते थे और उनसे झगड़ा हो जाता था। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लास्ट पॉइंट में सबसे ज्यादा दम है, वो क्या लिखा है कि परंतु शहरी जीवन के लिए खानाबदोश पशुचारक खतरा नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं, जो लूट मार की घटनाएं हैं, वो बहुत ही कम देखने को मिली है। इस वजह से हम पूरा का पूरा इंजाम खानाबदोश लोगों पर नहीं लगा सकते हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खानाबदोश पशुचारक वो शहरी जीवन के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई जो कि मैंने आपको समझा दी। अभी एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला चीज मैंने आपको समझाया क्या, दक्षिणी मेसोपोटामिया की शहरीकरण, जिसमें मंदिर और राजा के बारे में बात हो रही थी, यानी कि मंदिर कैसे होते थे, वहां पे कौन से देवी देवता होते थे, क्या क्या चीज चढ़ाया जाता था। आगे हमने बात कर लिया कि खेती इतनी ज्यादा उपजाऊ होने के बाद भी वहां पे संकट क्यों आ जाता था। तो हमें समझ में आया कई बार ऐसा होता था कि पानी दजला फरात की जो नदी थी, उस नदियों का जो जल था वो इतना भर जाता था जिसकी वजह से खेत भी नुकसान हो जाता था, और साथ ही साथ कई बार नदियां अपना रुख मोड़ लेती थी जिसकी वजह से सूखा भी पड़ जाता था। इसके अलावा हमने ये इमेज देख लिया, साथ ही साथ हमने उरुक के बारे में पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने ये समझा कि मंदिर को बनाने में कितने कारीगर वगैरह लगा करते थे। इसके बाद हमने शहरी जीवन के बारे में पढ़ लिया, नगरों के बारे में पढ़ लिया, उर नगर के बारे में हमने पढ़ लिया जहाँ पे गलियां टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। आगे मारी नगर जो कि सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में हमने पढ़ लिया। ये सारे चीज कि इन्होंने ही ये बताया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इत्यादि चीजें। आगे हमने ये देखा कि खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे, और इस तरीके से चैप्टर हो जाता है ओवर। और आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही चीज़ें आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप विकास स्टडी पॉइंट के ऐप से भी जुड़िए। क्यों जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपको सस्ते रेट में मिलता है। सस्ते रेट का मतलब क्या है, तो रेट का मतलब ये है कि वो चीज़ जो सब अफोर्ड कर पाए। 99 रुपये सारे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो 99 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो भी आप कॉन्टेक्ट करो, हम उसमें ऊपर नीचे करके आपको करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।